दिलों में धरती माँ के लिए अपार प्रेम हो तो सरहदों पे कितनी ही बड़ी जंग क्यों ना हो, धरती माँ को अपने सीने से लगाकर उस जंग को लड़ जाते हैं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। आज हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शेर सिंह जी हैं, जो वीर चक्र से सम्मानित हैं, जिन्होंने 1971 के वॉर में अपना अहम योगदान दिया। शेर सिंह जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारा चैनल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल को दिया। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ और इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैं मोदी जी और आप सबका जो है हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू में बुलाया और मेरे को सम्मान दिया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसी दिन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, जो मोदी जी ने पूरे देश में मनाने के लिए सबको निमंत्रण दिया है। बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कश्मीर में तिरंगा लहराया जाए, फहराया जाए, इसके लिए आपने काफी पत्राचार किया है, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब कश्मीर में तिरंगा फहराया जा रहा है। एक सैनिक होने के नाते कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है? आपने बिल्कुल बहुत अच्छा मेरे दिल का जवाब लिया। मैं तिरंगे से बचपन से प्यार करता हूँ। आजादी से पहले भी मैं तिरंगा हाथ में लेके घूमता था गलियों में। और तिरंगा जब इन्होंने नहीं फहराया इतने साल, मैंने बहुत से नेताओं को लिखा, उनमें इतना मोरल करेज भी नहीं था कि मेरे को जवाब देते। उन्होंने सब छिपा के रखा, देश के साथ धोखा किया, फौजियों के साथ धोखा किया। और अब जब मोदी ने जो फहराया तो मुझे बहुत गर्व है। इसको कहते हैं देशभक्ति, इसको कहते हैं देश के लिए बलिदान। और अब मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मोदी अगले प्राइम मिनिस्टर और बड़े 5 साल, ताकि इस देश की जो ये गद्दारों की जो मंडलियां हैं, जो उनकी नॉलेज में है, जो जुडिशरी इस सब में और लेजिस्लेटिव में, इन सब को निकाल के और वो पूरे देश को भ्रष्टाचार से भी मुक्त करें और एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा करें। वो लगे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा करने, लेकिन ये जो बेईमान गद्दार दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। और ये बेईमान जो है यस मैन, और ये जो ताड़ी पीटते हैं मोदी जी की झूठी, इनको भी वो निकाल रहा है बीच बीच में से, लेकिन टाइम लगेगा। मेरी देशवासियों से प्रार्थना है कि इस प्राइम मिनिस्टर को कम से कम जिंदा रहे तब तक रखो, तो देश जो है पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। सर, मैं आपसे अब पूछना चाहती हूँ कि 1971 की लड़ाई में आपने भाग लिया। आपने लाइटनिंग वॉर के बारे में कुछ बताइए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप किस बटालियन में थे? अगर आप कुछ बताना चाहें तो एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए। देखो, मैं फौज को मैंने 51 में ज्वाइन किया था आजादी के बाद, और फिर 52 में मैं कश्मीर में आखिरी मोर्चे तंगधार में पहुंच गया था। तो ये मेरे को 71 में मेरा भाग्य है कि मेरी पूरी ट्रेनिंग के साथ मेरे को, और मैं स्क्रीन कंपनी कमांडर था आगे, और दुश्मन का पूरा एक ब्रिगेड ने हमला किया और पीछे उनके डिवीजन था अमृतसर को वो कैप्चर कर लेते। मेरे को वो हुक्म मिला कि आप हमला कर सकते हो, तो मैंने उनको लाइटनिंग अटैक के दिन के 3 बजे, उनकी एक बटालियन मेरे सामने थी 43, उसके पूरे हथियार मैंने कैप्चर किए, पूरे उनके जख्मी, और उनको पीछा किया, रावी नदी से पार किया मैंने उनको। और वो जीत जो है, मेरे को भी अचंभा होता है कि मेरे थोड़े से आदमी, और मैंने कभी सवाल ही नहीं किया कि मैं हमला नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था उनके मुकाबले में। बिल्कुल ना कोई आर्टिलरी थी, ना तोपखाना था, ना कोई स्पोर्ट था, ना। मैंने तो सीधे जवानों को बोला, आप एक लाइन होके हमला करो, और जवानों ने हमला किया और वो पकड़े गए सरप्राइजली और भाग लिए। उनके सीओ का भी अभी सामान रखा हुआ है हमारी पलटन में। और ये ऐसा अटैक मैंने पहले सोचा करता था कि कभी सेकंड वर्ल्ड वॉर में किसी मेजर ने किया, लाइट ने, तो मुझे भगवान ने मौका दिया और मैंने उसके लिए, देश के लिए, मैं सब जवानों से पंक्ति के सबसे आगे था
और दुश्मन का पहला फायर मेरे पर ही आया और मैंने शिवाजी महाराज की जय बोली और हम दुश्मन के बीच में घुस गए और दुश्मन भागता गया। फिर भी मैंने वो जगह कैप्चर करने के बाद जिसका बैटल ऑनर मिला है बुर्ज, फिर भी मैं आगे उससे नहीं रुका, मैं उनके पीछे भागता रहा, वो आगे भागते रहे और उनको आखिरी में आर्टिलरी से फायर करा के और दूर भगा दिया रावी से। और वो उससे जो इंफॉर्मेशन मिली उनकी पूरी पाकिस्तान की एडवांस करने की, ब्रिगेड ड्यू और आर्मड ड्यू चले आ रहे थे, उन सब के नक्शे मैंने दिए, सारे हथियार दिए और उससे सारा ही ये फ्रंट जो अमृतसर का बदल गया। मुझे इस बारे में एक तलवार भी भेंट की जो कि लोगों ने, और मैंने जो भगवान की दया से अपना देश का कर्ज उतार दिए। बिल्कुल। और एक सैनिक के नाते मैंने ऐसा किया है कि मैं फख्र के साथ कहता हूं कि ये अटैक अगर कोई ध्यान से देखेगा तो उसको पता चलेगा कि ऐसा अटैक जो है शायद हिंदुस्तान की इतिहास में मुश्किल से मिलेगा। बिल्कुल सर, आपको वीर चक्र भी मिला है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि आपने शायद आपको जो कुछ महावीर चक्र मिलने वाला था, आपने अपना जो महावीर चक्र था वो किसी और को डेडिकेट कर दिया था। देखो क्या है कि मैं सब काफी चीजें जो है जो फौज के अंदर भी होती है, लेकिन फौज एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी सब जैसे आप सोचते होंगे कि देखो अभी ये एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ये सारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन तहसील लेवल पर, ये एडमिनिस्ट्रेशन कितना गिरा हुआ है और कितनी महिलाओं के लिए जैसे 50% महिलाएं बैठ रहे हैं, ये रिश्वत कम लेती है और काम पूरा करती है। तो इनको अभी सिर्फ डॉक्टर और थोड़े से एजुकेशन में डाला हुआ, बाकी तो इनको 50% मिलना चाहिए। तो ये लोग ये चीजें सारी जो है ना हिंदुस्तान की जड़ को खोखला कर रखा है इन्होंने। और ये भ्रष्टाचार स्वार्थ में जो है ना कानून बनने से ये तोड़ लेते हैं कि उस कानून को कैसे तोड़ना है, और ये किसी का हुक्म नहीं मानते। हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर भी कहेगा ना उसको पटवारी को, तो वो हुक्म नहीं मानेगा, वो कहने 5 साल में बदली हो जाएगा, मेरा क्या कर लेगा। तो ये हिंदुस्तान की हालत है। ये मोदी जी की नॉलेज में है और वो इनको उड़ाएगा, लेकिन इसके लिए देश को जो है ना उन्हें लंबा प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। और फौज के बारे में जैसे मेरा फौज में काम जो मैंने ईमानदारी से किया है, और मेरे को इस वीर चक्रा से कोई वो नहीं है, मेरे को गवर्नमेंट या लाभ कोई हो, मेरे को कोई चिंता नहीं। मुझे मौका मिला और मैंने जो मिला उसका नमक खाया देश का है इतने साल तक। तो मेरे को ऑर्डर मिलते ही डू एंड डाई, और कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं मांगा और मैंने किया। और जहां तक अवार्ड का सवाल है, ये तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, आप भी जानते हैं। लेकिन मेरे को अपने जो काम से इतनी संतुष्टि है कि मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, चाहे आज आर्मी का चीफ भी आके कहे कि आपका वीर चक्र किसी से कम है, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये मैं कह सकता हूँ पूरे मिलिट्री के इतिहास में कह सकता हूँ, मैं जबरदस्ती के साथ कह सकता हूँ। क्या बोलो सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी, जब आप लड़ाई में होते थे, जंग का समय होता था, तो परिवार के लोगों से बात कैसे करते थे, क्या कहते थे उनको, क्योंकि वो लोग भी एक तरह से चिंता में होते होंगे उस समय, तो फैमिली को किस तरह से डील करते थे आप? हाँ देखो, मैं बताऊं, मेरा परिवार जालंधर में था, मेरी पत्नी और बच्चे तो वहाँ फायरिंग होता था, जालंधर आर्टिलरी और हवाई जहाजों से फायरिंग होता था, मोर्चा खोद दे रहे थे मेरी पत्नी ने। तो मेरी पत्नी तो नहीं गई, वो तो रुकी रही और उसने मेरे को खाना भी भेजा, क्योंकि खाना कई दफा नहीं आता था, पीछे ही गोलू से खाना रह जाता, हम बिना खाने के भी रहते थे। कई लोग कहते थे आप खाना देखो, मैंने कहा खाना अभी तुम्हें खाना चाहिए, देश ने इतने दिन तुम्हें खिलाया और अब तुम चाहते हो कि खाना दो तभी लड़ेंगे। मैंने उनको बोला गोली मार दूंगा अगर आगे बढ़ो। तो खाना और पत्नी ने देखती है, पत्नी बहुत साथ देती है और अपनी महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं। और जहां तक बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, तो लड़ाई में तो देखो हर सिविलियन ने मेरा साथ दिया। अमृतसर में मेरे साथ में
लोग सिविलियन इतने तैयार हो गए थे, जो बोले साहब हमने इजाजत दो, हम लाहौर को कैप्चर करेंगे। इतने लोग सिविलियन, और उन्होंने मेरे लिए, हाँ सारे, और उनका गुरुद्वारा बचाया मैंने, और वो पंक्ति बना के खड़े हो जाते थे, बोला देश के लिए प्रेम है ये लोगों का, उनके दिलों में देश हाँ, के लिए प्रेम है, धरती हाँ, माँ के लिए, तो वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आध्यात्मिक तौर पर लड़ाई लड़ी है, ना कोई किसी तौर पर, और देशभक्ति से ऊपर कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल। देशभक्ति से ऊपर कोई भी भक्ति नहीं है, सही बात है। हाँ, कोई भक्ति नहीं है सर। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी, आप वॉर वेटरन हैं, जैसे आपने देश की सेवा की, वैसे आप भी चाहते होंगे कि बच्चे भी देश की सेवा करें, तो सर आपके बच्चे किस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं? अभी बताता हूँ, मेरे 5 लड़की हैं, और जब मैं, उस वक्त मेरे टाइम में कोई पढ़ाता ही नहीं था, और जब मैं थोड़ी पढ़ाई की बात करता था तो वो कहते थे इनकी शादी करो, फिर कोई शादी नहीं करेगा। तो मैंने सोचा मेरी बेटी तो गुलाम रहेंगी, बर्तन साफ करेंगी, और उनकी खूब पिटाई करेंगे उनके मूर्ख हस्बैंड। तो मैंने उनकी सब बात सुनता रहता था, और मैंने सब लड़कियों को एम को बीएड बनाए, जिसमें सबसे बड़ी डीसी पाए, फिर प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर है इधर मेडिकल में, और एक जो है मेरी जुडिशियरी में है। मेरा बेटा है जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। बहुत बहादुर है। इंडियन आर्मी में सिर्फ उसके गर्दन में गोली, एक चेस्ट में गोली, 4 तो गोली लगी हुई है उसके विद्रोहियों से लड़ते हुए। और फिर ये बम्बे हमला था ने, ये देश देखता रह गया बम्बे को। 10 आदमियों ने इनका भूत बना दिया पाकिस्तान से आके, और वो हवाई जहाज से लड़ा। वो एनएसजी कमांडर था 51 का, और उधर जाके उसने ताज के अंदर खुद गोली मारी लास्ट को ऊपर चढ़ के, और उसने जाके ये ताज में, वो मेरा बहादुर बेटा है, बहुत बहादुर है, उसने ये बहादुरी दिखाई। तो ये मेरे बच्चों की कहानी है, और मैं इनके साथ हूँ। उनको बताया तुम देश के लिए मरो, देश के लिए जियो, अपने लिए नहीं। स्वार्थ मत करो किसी किस्म का भी। हमारी माँ ने बहादुर की बात बताई थी कि कायर चढ़े न रण में, कायर कभी रण में लड़ाई नहीं कर सकता। तो बेटा पीठ नहीं दिखाना, गोली पीठ में नहीं लगी। मेरे बेटे की भी 4 गोलियां आगे लगी है, और तो पीठ में नहीं गोली खाना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो यह थे हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शेर सिंह जी, जिन्होंने लाइटनिंग वॉर को प्रोसीड किया, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता था। उनका कहना है कि वे बहुत खुशनसीब हैं कि उनको देश के लिए कुछ करने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि देशभक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। उनका कहना है कि देश की बेटियों को आगे बढ़ते रहना है। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज, और आप सभी को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।